नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पांचवा पार्ट पढ़ेंगे और पांचवें पार्ट को इससे पहले हमने पहले भाग को देखा। आज हम है वो दूसरा भाग पढ़ेंगे और दूसरे भाग में हरिवंश राय बच्चन को है वो हम पढ़ने वाले हैं। उत्तर छायावादी कविता है, यानी छायावाद के बाद के काव्य की हम है वो बात कर रहे हैं, जिसमें हमने है वो रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा इससे पहले, और इसके बाद में है वो हम किसको पढ़ेंगे, हरिवंश राय बच्चन को। वैसे हरिवंश राय बच्चन है वो हालावाद के प्रवर्तक भी है वो माने जाते हैं। किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? हालावाद के। तो हालावाद के प्रवर्तक भी है। तो हम उत्तर छायावादी कविता में आज किसको पढ़ेंगे? हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन, और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन के पिता भी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की कविता क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, कविता का नाम भी क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो देखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण में। उन्माद, उन्माद कहते हैं प्रेम की जो अधिकता का भाव होता है, प्रेम की अतिशयता का जो भाव होता है उसको उन्माद कहा जाता है। अगणित, जिसे गिना न जा सके, तो अगणित उन्मादों के क्षण है, यानी पल है। यानी किस किस को मैं याद करूं, किन को है वो मैं भूलूं। रजनी की सूनी, रजनी यानी रात, रजनी। तो रजनी की सूनी घड़ियों में, घड़ी यानी पल, एक एक पल जो समय है। तो रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, किन किन से आबाद करूं, यानी किन किन के बारे में सोचूं, चहल पहल के बारे में मैं सोचूं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, यानी क्या तो मैं भूल जाऊं और क्या मैं याद रखूं, इसके बारे में है वो हरिवंश राय बच्चन है वो विचार कर रहे हैं। प्रसंग में देखिएगा, आपने देखा कि यह कविता जीवन के उन्माद और अवसाद पर आधारित है। जीवन के अंदर जो उन्माद और अवसाद होते हैं उसी पे है वो ये आधारित है कविता। अतीत में कवि के लिए कुछ सुखमय प्रेम के क्षण रहे हैं। अतीत में यानी बीता हुआ जो समय है उसमें कवि के लिए कुछ सुखमय प्रेम के क्षण रहे हैं जो बीत चुके हैं, जो अब है वो बीत चुके हैं। पहली ही पंक्ति में कवि ने अपनी स्मृति में बसी हुई कटु और मधुर यादों को पुनः स्मरण करने और न करने की किंग कर्तव्य विमूढ़ता दर्शाई है। किंग कर्तव्य विमूढ़ता दर्शाई है। कवि मैं के माध्यम से, कवि मैं के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहा है। यानी उन्होंने मैं के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जो मनोभाव है उनको है वो अभिव्यक्त किया है। वह स्मृतियों के द्वंद्व से मुक्ति की कामना करता है, यानी वह स्मृतियों यानी यादों के द्वंद्व से जो मुक्ति की कामना है वो करता है। व्याख्या में देखिए, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन के दोनों पक्षों सुख और दुख के मर्म को प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि जीवन में ऐसे अगणित क्षण है जिनको गिना नहीं जा सके, ऐसे बहुत सारे पल हैं जिनको अगर हम बीते हुए दिनों को याद करें तो अगणित क्षण है जो उसे सुख प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारे जीवन में पल आए होंगे, हर किसी के जीवन में ऐसे पल होंगे जिनको याद करने से सुख की अनुभूति होती है, जो जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, उत्साहित और उल्लसित करते हैं। साथ ही वह अवसादों के क्षणों को भी याद करता है, अवसादों के क्षणों को भी, यानी उन दुखों के पलों को भी याद करता है। कवि के जीवन में ऐसे अगणित क्षण आते हैं जब वह अवसादों से घिर जाता है और बहुत दुखी और उदास हो जाता है, बहुत दुखी और उदास हो जाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के सुख दुख दोनों पक्षों की बात की है कि मनुष्य का जो जीवन है इसमें सुख और दुख दोनों ही होते हैं। और अगर हम बीते हुए पलों को याद करें तो उसमें भी सुख और दुख है। तो किस किस को याद करूं मैं, यानी सुख को याद करूं या दुख को याद करूं, ये असमंजस की जो स्थिति है ये कवि के मन में है। तो मैं के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ओर है वो संकेत कर रहा है। मैं का प्रयोग कवि के साथ ही समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, समाज का कोई भी व्यक्ति है वो इसमें हो सकता है। कवि की ये वेदना है कि रात्रि के समय
जब चारों ओर चुप्पी का वातावरण छा जाता है, शांति हो जाती है, उस समय किन बातों को याद करके वह अपना समय व्यतीत करे? कौन कौन सी बातें, किन बातों को है वो याद करे और अपना समय व्यतीत करे? उन्माद और अवसाद दोनों ही कवि को इस एकांत व सूनेपन में पीड़ा पहुंचा रहे हैं। यानी उन्माद भी पीड़ा पहुंचा रहा है और अवसाद भी पीड़ा पहुंचा रहा है। वह असमंजस की स्थिति में है कि अकेलेपन में खुशी के क्षणों को याद करे या दुख के सच। तो यह है, यानी दुख को, तो सच तो यह है कि वह कुछ भी भूल नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं भूल पा रहा है, न अवसाद को भूल पा रहा है, न ही उन्माद को भूल पा रहा है। इसलिए भूलने और याद करने की दुविधा में है कि क्या क्या भूलूं और क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती है, याद सुखों की, यानी जब मैं सुखों के, यानी सुख के उन पलों को याद करता हूं तो वो क्या लेकर के आती है? आंसू लेके आती है। याद सुखों की आंसू लाती है, दुख की दिल भारी कर जाती है। और अगर मैं दुख के पलों को याद करूं तो वो दिल को भारी कर जाती है। दिल भारी होना एक मुहावरा है। दिल भारी होना क्या है? एक मुहावरा है। तो इसमें मुहावरे का भी सुंदर प्रयोग किया है हरिवंश राय बच्चन ने। तो दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या तो मैं भूलूं और क्या याद करूं मैं। तो देखो प्रसंग में कवि के जीवन में सुख दुख दोनों रहे हैं। वर्तमान में सुख दुख को याद करता है तो उसे उदासी घेर लेती है। इस उदासी का कारण वह अपने को ही मानता है। इस उदासी का कारण किसे मानता है? वो अपने आप को ही मानता है, स्वयं को ही मानता है। व्याख्या में देखिएगा, आप इस बात से सहमत होंगे कि आंसू प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सच्चे साथी होते हैं। आंसू जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सच्चे साथी है, क्योंकि ये हर समय साथ देते हैं, चाहे सुख का समय हो या दुख का। हमारे जीवन में हमारा प्रिय या संबंधी यदि हमारे पास नहीं होता तो उससे उसके साथ बिताए गए इस अच्छे समय की यादें भी आंखों में आंसू ले आती है। ये आंसू खुशी के होने के कारण, यानी खुशी के होने के साथ साथ दुख भी लिए हुए होते हैं। कवि बच्चन ने इसी मनोदशा या मनोभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सुख में बीते हुए समय को याद करके भी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी सुख के अंदर अगर उसका समय बीता है, सुख के पलों को अगर वो याद करे तो भी उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। तो ये मैं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की मनोदशा की बात है वो कर रहे हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो खुशी के पल बीत चुके हैं वे अब दोबारा वापस नहीं आ सकते। यानी जो खुशी के पल है, जो जिंदगी में बीत चुके हैं, वो कभी वापस नहीं आ सकते। तो उनको याद करके दुखी होने से क्या फायदा? सुख के बीते पलों के साथ दुख के वर्तमान दिनों को जोड़ देने से मन व्यथित हो जाता है। पीड़ा में डूबे व्यक्ति के लिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से संभालना कठिन हो जाता है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में संभालना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता और अपने कर्तव्य को भी नहीं निभा पाता। संवेदनशील कवि इस स्थिति को भली भांति समझते हुए इसीलिए वे अपने निजी जीवन के अनुभवों से बहुत दुखी होते हैं। परंतु केवल दुखी रहने से और अवसादों से घिरे रहने से जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। इसलिए कवि का मानना है कि मैं खुद ही अपने वर्तमान को नष्ट कर रहा हूं। मैं खुद ही उन पुरानी बातों को याद करके अपने वर्तमान को क्या कर रहा हूं? नष्ट कर रहा हूं। इसका आशय यह है कि व्यक्ति खुद ही अपने आपको कष्ट देकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। यानी व्यक्ति खुद ही पुरानी यादों को याद करके, पुराने उन पलों को याद करके अपने आप को क्या पहुंचा रहा है? कष्ट पहुंचा रहा है।
और अपने वर्तमान समय को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आगे देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह सीख देना चाहता है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या सीख देना चाहता है कि जीवन के अवसादों से निकलकर वर्तमान में जीवन यापन करना चाहिए। यानी पुराने जो अवसाद है, यानी जीवन के अंदर जो अवसाद से निकल करके वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान जो है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें जीवन यापन करना चाहिए। वही हमारे लिए क्या है, श्रेयस्कर है। क्योंकि जो कुछ बीत चुका उसे बदला नहीं जा सकता। यानी जो बीत चुका है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको हम बदल नहीं सकते। जब नहीं बदल सकते तो उसके पीछे अपने आप को परेशान करना या दुखी करना व्यर्थ। अपने वर्तमान समय को व्यर्थ करके कर्तव्यों से भागकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखो। दोनों करके पछताता हूं, दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं, पर मैं सोच नहीं पाता हूं कि क्या करूं। दोनों ही करके, अगर उन्माद को याद करूं तो भी दुखी होता हूं, अवसाद को याद करूं तो भी दुखी होता हूं। सुधियों के बंधन से, सुधि का मतलब है यादों, तो यादों से छुटकारा न पाना, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं, कैसे अपने आप को कैसे आजाद करूं, उन यादों को, यादों के बंधन को मैं तोड़ करके कैसे अपने आप को क्या करूं, आजाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, यानी कौन सी तो बातें हैं जिनको मैं भूल जाऊं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं याद करूं। प्रसंग में देखिएगा, इन पंक्तियों में कवि ने उन्माद और अवसाद के क्षणों को याद करते हुए मन पर होने वाले प्रभाव को व्यक्त किया है कि मन पे इनका क्या प्रभाव होता है, इसको उन्होंने व्यक्त किया है। यहां वह स्वयं को यादों के बंधन से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ रहा है कि यहाँ कि किस तरीके से स्वयं उन यादों के बंधन से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, और उनका क्या रास्ता है, तो वो रास्ता है वो ढूंढने की कोशिश है वो कवि कर रहे हैं। इसमें व्याख्या में देखिए, कवि के सुख और दुख की स्मृतियों में डूबे रहने से केवल दुख ही प्राप्त होता है। चाहे सुख की स्मृतियों में डूबे या दुख की स्मृतियों में डूबे, किसी भी स्मृति में, स्मृतियों यानी किन्हीं भी यादों को याद करेंगे तो क्या होंगे, वह है वो, और दुख को ही प्राप्त होता है। स्मृतियां चाहे सुख की हो या दुख की, कवि का मानना है कि इन्हें याद करके केवल पछतावा होता है, क्योंकि वह इन पलों को अपने जीवन में वापस कभी भी नहीं ला सकता। यानी वापस इन पलों को अपने जीवन में है वो कभी भी नहीं लेकर के आ सकता, इसलिए उनको याद करके सिर्फ दुखी होया जा सकता है, सुख कभी भी नहीं मिल सकता। इतना सब समझते हुए कवि अपनी विवशता को व्यक्त करता है, अपनी इस विवशता को, मजबूरी को व्यक्त कर रहा है। जानते हैं कि यह विवशता क्या है, वह यह, यानी कि वो जानते हैं कि यह विवशता क्या है, यह है यादों के बंधन से स्वयं को मुक्त न कर पाना। यह है यादों के बंधन से स्वयं को मुक्त न कर पाना। कवि ने बड़े ही मार्मिक तरीके से इस बात को कहा है कि यादों से छुटकारा पाना उसके वश में नहीं है, कि उन यादों से छुटकारा पाना उसके वश में तो नहीं है। और वैसे इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के वश में भी नहीं है कि वो पुरानी यादों को पूरी तरीके से भुला दे, तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी पुरानी चीजों को याद करके, उन उन्माद या अवसाद के समय को याद करके इस वर्तमान को है वो दुखी, यानी वर्तमान में दुखी होना या वर्तमान को बर्बाद करना, ये भी सही नहीं है। ऐसा नहीं कि यह कवि के साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ कवि के साथ ही हो रहा है, ये सभी के साथ होता है। ये इस दुनिया में, इस संसार में सभी व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता है, कभी ना कभी ऐसा है वो हुआ ही होगा। हमारे साथ भी कवि ने बड़े प्रभावी तरीके से जीवन पर यादों के पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ व्यक्त किया है कि जीवन के ऊपर पुरानी यादों का प्रभाव है वो निश्चित तौर पे पड़ता है, तो इसका वर्णन है वो इसमें किया है। अब हरिवंश राय बच्चन की कविता का भाव सौंदर्य देखते हैं, यानी भाव पक्ष को हम देखते हैं कि किस तरीके के भाव है वो इसमें है। हर अनुभवी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह अतीत के अगणित सुख दुख वाले दिनों को याद करता है।
इन दिनों को याद करके वह वर्तमान में प्रसन्न होता है या उदास होता है। उदासी या दुख भाव की प्रभावशाली अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से इस बात की अभिव्यक्ति की है कि स्मृतियों या यादों से छुटकारा पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यादों से छुटकारा पाना या पुरानी जो स्मृतियां हैं उनसे छुटकारा पाना किसी के भी वश में नहीं होता। वर्तमान के सूनेपन में स्मृतियां हलचल कर देती है, यानी वर्तमान का जो सूनापन है उसमें अतीत की जो यादें हैं वो हलचल उत्पन्न कर देती है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं, यानी कला पक्ष की भी हम अगर इसकी बात करें तो इस भावुकतापूर्ण कविता की भाषा सहज और सरल है। इस कविता को आप पढ़ते हैं तो इसकी भाषा कितनी सरल और सहज है। इसमें संकेतात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, संकेतात्मक शब्दों का प्रयोग भी इसमें खूब हुआ है। लाक्षणिकता भी है, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दिल भारी होना मुहावरा है। कविता की पंक्तियां प्रश्नात्मक है, इसमें एक तरीके के प्रश्नात्मक रूप है वो लिए हुए हैं इनकी पंक्तियां, लेकिन फिर भी पर वे प्रश्न न होकर बहुत कुछ होने को अभिव्यक्त करती है, बहुत कुछ होने को अभिव्यक्त करती है। तो इस कविता को है वो हमने पढ़ा, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता थी जिसके बारे में है वो हमने पढ़ा। तो आज इस दूसरे भाग को है वो हम समाप्त करते हैं, अगले पाठ को है वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।